नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका श्रीधाम इंग्लिश की ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लास ही बोलूँगा मैं क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास तो है नहीं। ऑफलाइन क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है थोड़ा सा रह गया है, रुका हुआ है जहाँ पे, उसको मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नई क्लास शुरू करने से पहले इसको निपटाई दिया जाए। और जब कल हमारी नई क्लास स्टार्ट हो वहाँ पर तो हम लोग जो अपना नया चैप्टर है लेसन 5th इंट्रोडक्शन टू अ सेंटेंस वो स्टार्ट करें। तो इस चैप्टर में एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो क्लास है मैं उम्मीद करता हूँ कि सब में से सभी लोग देखेंगे। इसमें जो भी मैं राइटिंग वर्क करवाऊँगा इसको कंप्लीट करना है आपको। जब भी आप कल अपनी क्लास में आएंगे तो आपकी कॉपी में वो लिखा हुआ होना चाहिए नोटबुक में, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था कि कोई भी कार्य करना है, किसी कार्य का होना वर्ब कहलाता है। वर्ब को इस पार्ट में हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो मेन वर्ब को पढ़ेंगे, दूसरा हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। आपको एक डायग्राम याद होगा द वर्ब वाला, जिसमें एक तरफ फाइनाइट वर्ब एक तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार, वही दो प्रकार यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के नाम से हैं। तो मेन वर्ब हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत यानी जो रेड पेन वाली हेडिंग थी उसके अंतर्गत हमने टोटल 6 सब हेडिंग्स को कवर किया है। और वो सब हेडिंग्स हमारी हैं 4th फॉर्म एंड 5th फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें हमने एक आईएनजी फॉर्म पढ़ा था, एक एसईएस और आईईएस जोड़ने वाला फॉर्म पढ़ा था। आईएनजी के कुछ नियम पढ़े थे, एसईएस आईईएस जोड़ने के कुछ नियम पढ़े थे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, इनका कुछ किया नहीं जा सकता, फिर भी हमने थोड़ा बहुत कुछ नियम पढ़े थे। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि इन सभी के कुछ खास नाम होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका कोई नाम नहीं होता है, इनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जो कि हमने एक एक करके लिखे हुए हैं सारे नेम्स, ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए। प्लस एक गो की टेबल आपको याद होगी जिसमें हमने हिंदी मीनिंग्स लिखे थे उसके 5 रूपों के गो के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की वर्ब्स के भी 5 रूपों के अर्थ निकाल सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। प्लस हमने क्या किया था, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स जिनके तीनों रूप असमान होते हैं उनको लिखा था। इनकी संख्या टोटल 51 थी। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब होती हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। इसमें कुछ में ईडी लगता है, कुछ में बिना ईडी के ही सेम होता है। तो विदाउट ईडी वाली हमने 51 वर्ब लिखी थी। सेम फॉर्म वर्ब्स मतलब जिन क्रियाओं के तीनों रूप एक जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कट, फॉर एग्जांपल पुट और बैट। पहली वर्ब तो बैट ही थी हमारी, शर्त लगाना। तो ये हमने टोटल 25 लिखी थी। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये न केवल मेन वर्ब तो हैं ही, वो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। इनके अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से अपन लोगों ने एक कहानी कवर करी है। उस कहानी में आपको पता है कि कैसे कैसे इनके अलग अलग रूप बनते हैं, और वो सारे के सारे रूप इनके आपको याद होंगे। डू क्रिया के 5 रूप, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। बी के 5 रूप, इसके बेसिकली 8 रूप हैं टोटल, है ना। तो बी, वॉज, बीन, बीइंग और इज। इसका फर्स्ट फॉर्म में एक ऊपर है एम और नीचे की तरफ एक है आर। सेकंड फॉर्म में आप देखोगे तो वॉज के नीचे वर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हैव का तो आपको पता ही है, हैव, हैड, हैव, हैविंग और हैज़। ये इसके 5 रूप हो गए। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। रिवीजन थोड़ा करते जाना, आओगे तो पूरा पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो पहले आता हो, जैसे प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल वो पहले आता है, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी बाद में आते हैं। तो प्राइमरी का मतलब जो पहले आया, तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो पहले आई। अब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, वुड यू प्लीज़ टेल मी विच वर्ब्स केम फर्स्ट, कौन सी वर्ब जो हैं वो पहले आई। आपको अच्छे से याद है कि सबसे पहले डू, बी तथा हैव ने ही अपनी वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को बनाया था, ठीक है। उसके बाद जब वो कम पड़ गई थी तो सबसे पहले शैल और विल को बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, यदि आपको याद हो तो जो शेष डू, बी तथा हैव के रूपों से नहीं बनी, जो पंचायती क्रिया है, मैंने आपको बताया था, तो उनको मॉडल्स कहते हैं। मॉडल क्यों कहते हैं इसका रहस्य मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करने वाला हूँ। तो इतना बेसिकली ये चैप्टर हमारा है।
जिसमें से हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को क्या पढ़ा था इसके बारे में। वे हेल्पिंग वर्ब्स जो डू बी तथा हैव के रूपों से मिलकर बनी होती हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इनका अध्ययन टेंसेस पढ़ते समय किया जाता है। ये इस प्रकार हैं और ऐसे करके हमने एक टेबल बनाई थी। फिर यदि आपको याद हो तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी पहचान क्या है। इनकी हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं, हो वगैरह मिलेगा प्रेजेंट में, था, थी, थे, थी वगैरह मिलेगा पास्ट में, और गा, गी, गे वगैरह मिलेगा फ्यूचर में। तो इंडेफिनिट, अच्छा, इन्हीं तीनों के चार चार और उप प्रकार हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले 3 प्रकार बने थे, फिर बाद में जब डू को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यार ऐसा लग रहा है मेरे टेंस में एक नया टेंस घुसा हुआ है, तब जाके फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नया टेंस बना था। आपको पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि आप कहीं कुछ भूलने लगो ना तो पढ़े हुए को याद मत करना, स्टोरी को याद करना, तो सब समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों बड़े बड़े टेंसेस के 4 और प्रकार बन गए। ठीक है, जो जिनके नाम है क्रमशः इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको अच्छे से पता है इंडेफिनिट टेंस में अनिश्चितता बनी होती है। आपको याद होगा हार्वेस्टर कभी भी आ सकता है। तो अनिश्चितता के कारण स्मार्ट व्यक्ति को ये काम सौंपा गया कि तुम इधर का देखो पूरा। तो डू स्मार्ट है तीनों में से, उसको ये काम दिया गया। अब बी क्रिया, जहाँ पे क्रिया चल ही रही है, कार्य जारी है, कंटिन्यूअस है, उधर कौन देखेगा, उधर बॉस खुद देखेगा। तो बॉस खुद इस टेंस को लीड करता है, यानी बी क्रिया कंटिन्यूअस टेंस को लीड करती है। परफेक्ट टेंस, जहाँ काम धाम हो गया है, कुछ काम बचा नहीं है, बस बैठ के रखवाली करना है, तो हैव को मिल गया ये वाला काम। फिर बाद में जब चौथी मीटिंग हुई थी डू, बी तथा हैव की, आपको याद होगा डू ने आने से मना कर दिया था, तो बी तथा हैव ने मिलके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाया था। ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैव आगे आगे आ गया था, उसके पीछे बीन जुड़ गया था। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको ये टेबल। तो इस तरीके से नया टेंस बना था, और ये हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स। आप चाहो तो देख सकते हो, जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब डू क्रिया से बनी है। ठीक है, शैल विल भी डू के ही रूप हैं, उसने मांग लिए थे कि ओरिजिनल वाले मेरे। हालांकि ये डू से नहीं बने हैं, बट हम कह सकते हैं कि इस डू के भविष्यकाल के रूप हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे एम इज आर जैसे वॉज वर बी क्रिया के रूप हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं कि शैल बी तथा विल बी क्रिया के भविष्यकाल के रूप हैं। वैसे ही हैव हैज़ हैव के प्रेजेंट के, हैड पास्ट का, तो शैल हैव विल हैव उसके फ्यूचर के रूप हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता, ये जो हैव के जितने भी रूप, ये हैव के जितने भी रूप इधर दिख रहे हैं ना, ये सब के सब शिफ्ट हो गए इस तरफ, और उनके पीछे जुड़ गया BEEN बीन। ठीक है, सो इस तरीके से ये नए टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन गई। और ये टेबल आपके पास है, जिसको आपको याद रखना है। याद करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो पहले ही बोल चुका हूँ, याद रखना है इसको। इस टेबल के नीचे यदि आपको याद हो तो मैंने नोट लिखवाया था। उपरोक्त सारणी से हमें यह समझ आता है कि 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स डू बी तथा हैव में से पहला पॉइंट कि डू क्रिया सभी इंडेफिनिट टेंसेस का नेतृत्व करती है, बी क्रिया सभी कंटिन्यूअस टेंसेस का नेतृत्व करती है, हैव क्रिया सभी परफेक्ट टेंसेस का नेतृत्व करती है, और हैव तथा बी मिलके, बी का कौन सा रूप, बीन, थर्ड फॉर्म है ना, वो मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का नेतृत्व करती हैं। इतना आपने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे जाना है एक नई हेडिंग पे, यानी ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया। जो टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब हैं, या जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, ध्यान रखना इसमें एक बात कि शैल और विल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, वो मॉडल्स हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मॉडल्स का सेक्शन है। ये ऊपर वाली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी मतलब जिनको बाद में बनाया गया। अब इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे समझ लें। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल शब्द ना मोड से बना है, मोड, जिसका अर्थ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहले तो ये समझो, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे हेल्पिंग वर्ब्स जो डू बी तथा हैव से नहीं बनी होती हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ये टेंसेस से संबंधित तो होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि टेंसेस से इनका कोई लेना देना है नहीं, टेंसेस से इनका संबंध होता है, लेकिन टेंसेस पढ़ते समय इनका अध्ययन नहीं किया जाता। यहाँ नीचे आप देखोगे, टेंसेस पढ़ते समय इनका अध्ययन नहीं किया जाता है, इनका अध्ययन अलग से किया जाता है।
ठीक है। लेकिन शैल और विल के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब शैल और विल तथा इनसे बनी अन्य क्रियाएं, जैसे शैल विल को पढ़ेंगे तो शैल बी विल बी को भी मान लिया उसमें, ठीक है। जैसे जब भी मैं बोलता हूँ आई, तो आई का मतलब है कि फिर आप मी को भी मानोगे, माई को, माइन को, माई सेल्फ को, सबको मानोगे, ठीक है। तो इस तरीके से शैल विल तथा इनसे संबंधित अन्य जो वर्ब्स हैं उनको हम टेंसेज में पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी को भी हम टेंस पढ़ते टाइम नहीं पढ़ते। टेंस से इनका संबंध होता है बिल्कुल, ऐसे नहीं कि इनसे टेंस पता नहीं चलता, टेंस पता चलता है, बट टेंस पढ़ते टाइम इनको नहीं पढ़ते, इनको अलग से पढ़ा जाता है, अलग से चैप्टर होता है या अलग से हेडिंग होती है, उस टाइम हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स सामान्य परिभाषा में। वे हेल्पिंग वर्ब जो डू बी तथा हैव के रूपों से नहीं बनी होती हैं मॉडल्स कहलाती हैं। अब इनका नाम मॉडल्स इसलिए नहीं पड़ा कि डू बी हैव से नहीं बनी, नाम क्यों पड़ा है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लो, किन को बोलेंगे अपन। शैल और विल तो आपको पता ही है, वुड हो गया, ये विल का ना पास्ट फॉर्म होता है वुड, जैसे गो का वेंट होता है वैसे ही विल का वुड होता है। शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, ये भी मॉडल है। शुड का पास्ट परफेक्ट वाला जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं शुड हैव होता है। मस्ट होता है, कैन होता है, कैन, कुड हैव, मे बी, माइट, ये सब की सब जो आप देख रहे हो ये सब पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकारों में से दूसरा वाला प्रकार मॉडल्स, ठीक है ना। ये बी क्रिया से नहीं बन, आप कहोगे ये मे बी तो दिख रहा है बी से बना है, ये बी से नहीं बना, ये मे से बना है। आप कहोगे एक ही बात है, नहीं, आगे कौन लगा है, आगे मे लगा हुआ है जो कि एक पंचायती वर्ब है जिसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। वैसे ही कुड हैव आप देखोगे तो लास्ट में हैव जुड़ा हुआ है, आप कहोगे हैव से बना है, बिल्कुल नहीं कहोगे। अब आप कहोगे कि ये कुड से बना हुआ है, ठीक है। और कुड क्या है, कुड कैन का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और कुड का ही आगे पास्ट पार्टिसिपल टाइप जो बनता है वो कुड हैव। इस तरीके से आपको सिर्फ ये समझना है, ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना अभी, क्योंकि इनका एक अपना नया चैप्टर है टेंस के बाद जो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि शकल से ऐसे दिखने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो मॉडल्स की कैटेगरी में आएंगे, और शकल से जो डू बी हैव जैसे कुछ बने होते हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएंगे। अब समझो मुद्दे की बात, क्यों नाम पड़ा मॉडल्स का नाम मॉडल। तो प्राइमरी वर्सेस मॉडल हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी बनाम वृत्ति मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यानी प्राथमिक बनाम वृत्तिवाचक सहायक क्रियाएं। वृत्तिवाचक का मतलब ऐसी वर्ब, जैसे देखो एक होता है क्या, भाववाचक यानी भाव का बोध कराने वाली, इसके बाद जातिवाचक यानी जाति का बोध कराने वाली, कॉमन नाउन में पढ़ा है आपने। तो वृत्तिवाचक माने वृत्ति का बोध कराने वाली। अब समस्या ये है कि वृत्ति किसे कहते हैं, तो वो आपको समझना है, अभी आ जाएगा समझ में। अलग अलग इंसान की अलग अलग वृत्ति होती है, और वृत्ति से ही प्रवृत्ति बनता है, आपको पता होगा। वृत्ति मतलब कुछ खास करने की एक मनसा, मन स्थिति, ठीक है। कुछ करना धरना कुछ नहीं, बस वो एक वृत्ति, किसी के सोचने का एक विशेष तरीका। आप ना एक ही बात 10 लोगों को बताओगे ना, 10 लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे। वो अपने अपने हिसाब से अर्थ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति अपनी अपनी अलग अलग है, ठीक है ना। उस वृत्ति के अनुसार वो उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो वृत्ति समझ में आया, मन की एक स्थिति होती है जिसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, उसी के हिसाब से उसका स्वभाव हमारे सामने प्रकट होता है। तो प्राइमरी वर्सेस मॉडल हेल्पिंग वर्ब में अंतर ये है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो किसी एक्शन को दिखाती हैं कि वास्तव में कोई क्रिया घटित होती है। मॉडल्स कभी भी क्रिया के घटित होने की जानकारी नहीं देती, कभी भी क्रिया नहीं होगी। जब भी आप मॉडल से कोई वाक्य बोलोगे, मॉडल मतलब ये जो ऊपर लिखे हुए हैं हेल्पिंग वर्ब, इनसे आप कोई भी वाक्य बोलोगे, कभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्रिया हुई। क्रिया होने की स्थिति में है, मतलब किस स्थिति में है वो स्थिति आपको पता चलेगी, उसी स्थिति को हम वृत्ति या मोड कहते हैं। और चूंकि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही वृत्ति या स्थिति बताती हैं क्रिया की दशा, इस कारण से इनको वृत्तिवाचक सहायक क्रियाएं कहा गया। और मॉडल का जो सही अर्थ होता है वो होता है वृत्तिवाचक। मोड माने वृत्ति, मॉडल माने वृत्तिवाचक, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं।
तो इनसे क्या होता है, क्रिया के घटित होने का बोध नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्रिया के घटित होने का बोध होता है। आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पे मानो यदि मैं कहूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। अभी चलो ये तो डू से ही बना है, डू आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दूसरा सेंटेंस लेता हूँ मैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें आप ये बताओ, जाने का काम हो रहा है, क्रिया के घटित होने का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं शैल से बोलूँ आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, तो क्या क्रिया अभी हुई? मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें क्रिया हो रही है, होते हुए दिख रही है, क्रिया के घटित होने का स्पष्ट बोध हो रहा है। लेकिन मैं स्कूल जाऊँगा, ये सिर्फ मेरे मन की दशा की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, यानी मेरा मूड है या मैंने आगे की प्लानिंग करके रखी है कि मैं जाऊँगा। लेकिन मैं स्कूल गया क्या? ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये गोज़, गो में ES लगा हुआ है, यानी डज से बनेगा ये सेंटेंस, आगे समझेंगे टेंस में। लेकिन वह स्कूल जाता है जब भी हम बोलेंगे तो पता चलता है ना कि एक दो बार तो गया होगा, तब ना हम कह रहे हैं कि वो जाता है, तो क्रिया घटित हुई होगी। लेकिन अगर हम बोलें ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, गया क्या? नहीं, जाएगा, यानी वो सिर्फ दशा पता चल रही, उसकी वृत्ति या मोड पता चल रहा है, जाने की कोई घटना हो नहीं रही एक्चुअली अभी। इसके बाद शुड मीन्स होता है चाहिए। जैसे तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह ली क्या? नहीं ना। यदि हम कहें कि उसने डॉक्टर की सलाह ली है, ये बनेगा हैव से, ठीक है, जो उसमें परफेक्ट टेंस में जाता है। उसने डॉक्टर की सलाह ली है मतलब क्रिया घटित हुई है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए सिर्फ एक सलाह या सुझाव वाली दशा है, ना कि उसने सलाह या सुझाव ले ली। बिल्कुल नहीं, उसने सलाह या सुझाव बिल्कुल नहीं लिया है, जस्ट एक दशा बताई जा रही है कि उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब डॉक्टर की सलाह लेगा नहीं लेगा, ये इससे हमें क्रिया के घटित होने का बिल्कुल भी बोध नहीं हो रहा है। कैन मतलब होता है सकता है, सकती है। इसकी जो वृत्ति होती है ये होती है सामर्थ्य, सामर्थ्य या क्षमता। वृत्ति मतलब मूड है ना, सामर्थ्य या क्षमता। जैसे हम कहें कि ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बातचीत कर सकता है, वो इंग्लिश में बोल सकता है। लेकिन हम सिर्फ उसकी क्षमता योग्यता बता रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे कि वो बोलता ही है। बोलता है बोलेंगे ना तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाना है। बोल सकता है बोलेंगे, जो सकता है लास्ट में मिल रहा है। आप याद करो, हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा लिखवाते टाइम 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे, उसमें सकता है करके एक एग्जाम्पल आया था। इसके बाद यदि हम कहें ही में बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि होगा ही। हम सिर्फ एक दशा का बोध करा रहे हैं। जितना वाक्य हम इनसे लिखेंगे, उस लिखे हुए वाक्य से तो कम क्रिया के होने का बोध नहीं होगा। आगे आप कोई वाक्य बोलोगे, कोई लाइन बोलोगे, उससे हो सकता है क्रिया का पता चल जाए, बट जितने में ये मेन हेल्पिंग वर्ब लगी है ना, मोडल, उतने वाक्य से तो आपको कम से कम ये पता नहीं चलेगा कि क्रिया घटित हुई। सिर्फ उसकी दशा पता चलेगी। दशा या तो क्षमता योग्यता की होगी, सलाह या सुझाव की होगी। जैसे मैं कहूँ कि दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने सॉल्व किया क्या प्रॉब्लम को? नहीं किया ना, तो बस क्रिया के घटित होने का बोध होगा ही नहीं जब तक आप कैन लगाओगे। लेकिन जैसे ही आपने बोला दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मतलब क्रिया हो गई। अब ये ना बी से बनेगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, ये डिड से बनेगा, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनेगा। इस तरीके से आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि जब भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनेंगे, क्रिया के घटित होने का साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ क्रिया हुई है, चाहे वो वर्तमान में हो रही है या भूतकाल में हुई है। फ्यूचर में तो कभी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, उसकी तो सिर्फ दशा हो सकती है। इसीलिए सारे फ्यूचर जो सेंटेंस हैं, फ्यूचर के सेंटेंस, वो शैल या विल या यूँ कहें कि मॉडल से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्रिया ना घटित हो ही नहीं सकती जब तक फ्यूचर का समय वर्तमान में नहीं आ जाएगा। क्रिया कैसे कर सकते हो आप? ठीक है ना। तो ये अंतर आपको आगे अपनी कॉपी में लिख लेना, मतलब कॉपी में कितना लिखना मैं बता दे रहा हूँ नोटबुक में। और यहाँ आपने ये ग्रीन पेन वाली हेडिंग ज्यों की त्यों उतार लेना बिल्कुल,
स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ग्रीन पेन वाली हेडिंग लिखना, उसके नीचे ये डेफिनेशन जो लिखी है ये पूरी लिखना। इसके बाद उसके नीचे एग्जाम्पल्स लिख लेना, ठीक है। ऊपर ये हेडिंग लिख लेना एक थोड़ी सी काले पेन से, एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं टोटल 12 हैं, ये लिख लेना। फिर उसके बाद नीचे ब्लैक पेन वाली हेडिंग ऐसे लिखना, प्राइमरी वर्सेस मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। और ये अंतर जो लिखा है इसको ज्यों का त्यों लिख लेना, मैंने जानबूझ के ज्यों का त्यों किया है ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो ठीक है, बस इतना था हमारे चैप्टर के लिए। अब चैप्टर हो गया ख़त्म। अगला नया चैप्टर लेसन 5 होगा, इंट्रोडक्शन टू अ सेंटेंस, और वहाँ से हम लोग सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, और अगर कोई बड़े भी इस वीडियो को देख रहे हो तो बड़ों को प्रणाम।